गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों, आज से फिर हम अपने क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके पहले हम क्लास 12 जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे तो फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ हमने जाना कि हमारा जो अधिशोषण क्या होता है और शोषण क्या होता है और उससे कुछ संबंधित टर्म जाने। और आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वह है उत्प्रेरण। क्या बच्चों? उत्प्रेरण, जिसे हम क्या कहते हैं? कैटालाइसिस कहते हैं। तो बच्चों देखिए, जैसा कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको अगर हम ताप बढ़ा देते हैं तो क्या होती है, उनके जो रासायनिक क्रिया की दर होती है वह बढ़ जाती है। और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं कि अगर ताप या दाब को घटा दिया जाता है तो उनकी दर क्या होती है? कम हो जाती है। तो सर्वप्रथम एक बर्जीलियस नामक आपके वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत सी क्रियाओं का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि रासायनिक अपक्रिया की गति को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, लेकिन वह उसमें भाग नहीं लेते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, उन्होंने यह बताया कि बहुत सी क्रियाएं, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनमें कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं अगर उनको हम मिला देते हैं तो उनकी जो गति होती है वह अपने आप बढ़ जाती है, अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन जो पदार्थ हम मिलाते हैं वह पदार्थ, उस पदार्थ का उस क्रिया में कोई संबंध नहीं होता है। कहने का मतलब है कि वह पदार्थ जो है उस क्रिया में भाग नहीं लेता है, ना ही उससे कुछ द्रव्यमान का इफेक्ट पड़ता है और ना ही हम कह सकते हैं कि उसका कोई मतलब उससे आपका कोई नया पदार्थ बनता है। तो हम उस पदार्थ को जो कहते हैं उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। और इस घटना को हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, यह डिफिनीशन है इसकी, यानी उत्प्रेरण की। तो क्या कहा जा रहा है बच्चों? वह बाहरी पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है। यानी वह कोई बाहरी पदार्थ है जो किसी भी रासायनिक क्रिया की दर को क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है, परंतु स्वयं अपक्रिया के अंत में भार तथा बनावट की दृष्टि से अपरिवर्तित रहता है। इससे कहने का मतलब यह है कि हम उस पदार्थ को अगर मिलाते हैं तो वह पदार्थ जो है उस अपक्रिया में भाग लेता है, लेकिन उसमें उस पदार्थ का कोई भी योगदान नहीं रहता है। क्या कहलाता? उत्प्रेरक कहलाता है। तो जो कुछ जो पदार्थ मिलाते हैं उस पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया की दर को क्या करते हैं? बढ़ा सकते हैं। और कुछ जो उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो उनकी अपक्रिया की दर को क्या करते हैं? घटा सकते हैं। तो कहा जा रहा क्या कहलाता? उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक की सहायता से रासायनिक क्रियाओं की दर में परिवर्तन होने की घटना को ही क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि जो हमारे उत्प्रेरक होते हैं वह रासायनिक अपक्रिया की दर को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, लेकिन उसमें वह स्वयं भाग नहीं लेते हैं। और इसी घटना को ही क्या कहा जाता है? उत्प्रेरण कहा जाता है। बच्चों जो आपका उत्प्रेरक होता है वह कई प्रकार के होते हैं। यानी हम उत्प्रेरक का वर्गीकरण कर सकते हैं। और जो हमारे उत्प्रेरक होते हैं वह अलग अलग प्रकार के होते हैं जो किसी भी रासायनिक की अपक्रिया की दर को, अब हम जानेंगे कि कौन से उत्प्रेरक किस अपक्रिया की गति को बढ़ाते हैं और किस अपक्रिया की गति को घटाते हैं। तो चलिए बच्चों हम आते हैं उत्प्रेरक का वर्गीकरण पे। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं उत्प्रेरण का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालाइसिस। तो बच्चों पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें हमारा नंबर 1 आता है समांगी उत्प्रेरण, जिसे हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस कैटालाइसिस। और दूसरा हमारा होता है विषमांगी उत्प्रेरण, जिसे हम क्या कहते हैं? हेट्रोलाइसिस कैटालाइसिस, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। तो चलिए बच्चों हम समझते हैं कि समांगी उत्प्रेरण क्या होता है।
तो बच्चों समांगी उत्प्रेरण हम इसे कहते हैं जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक जो जब हम मिलाते हैं तो उन दोनों की जो अवस्था होनी चाहिए वह एक ही अवस्था में होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है हम कोई अभिकारक ले रहे हैं ए और बी और इससे हमारा कोई प्रोडक्ट अगर C+D बन रहा है तो अगर हम चाह रहे हैं कि यह अगर हम चाह रहे हैं कि अभिक्रिया की गति तेज हो तो अगर हम इसमें मान लीजिए कोई हम उत्प्रेरक मिलाते हैं, क्या करते हैं बच्चों, अगर इसमें हम उत्प्रेरक मिलाते हैं तो मान लिया कि हमने इस अभिक्रिया की गति तेज होगी। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि मतलब उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया की गति को बढ़ा दिया। तो यहाँ अगर मान लीजिए यह हमारा पदार्थ ए जो है अगर यह सॉलिड में है और यह भी हमारा सॉलिड में है तो हम जो उत्प्रेरक मिला रहे हैं वह भी हमारा किस पदार्थ में होना चाहिए, किस अवस्था में होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में ही होना चाहिए। तब वहाँ हम कहेंगे कि जो हमारा उत्प्रेरण होगा वह किस प्रकार का उत्प्रेरण होगा, समांगी उत्प्रेरण होगा। और अगर मान लीजिए हमारी जो हमारे अभिकारक की अवस्था होती है इनको हम जानते हैं, आप क्या कहते हैं, इसको अभिकारक कहा जाता है। और जो क्रिया से हमारा जो कुछ भी बनता है उससे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं जब अभिकारक और उत्प्रेरक की अवस्था समान होगी तब वहाँ आपका समांगी उत्प्रेरण होगा। यानी आप कह सकते हैं जब किसी रासायनिक क्रिया में उत्प्रेरक तथा अभिकारक एक ही परावस्था में होते हैं तथा समांगी मिश्रण बनाते हैं तो इस उत्प्रेरण को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं तथा उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। यानी कहने का मतलब है जब हम इनकी जो अवस्था होगी, यानी कोई मान लीजिए हमारा यह इनकी अवस्था दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। वह जो हम उत्प्रेरक लेंगे और जो हमारा अभिकारक होगा इनकी जो अवस्था होगी वह क्या होनी चाहिए बच्चों, सेम होनी चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे, समांगी उत्प्रेरक कहेंगे। और जो पदार्थ लेंगे उसे हम क्या कहेंगे, उत्प्रेरक मतलब समांगी उत्प्रेरण कहेंगे। और समांगी की परिभाषा आप जानते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलाने पर वह समान अवस्था में पूरी तरीके से मिल जाए तब उसे हम क्या कहते हैं, समांगी विलयन कहते हैं। तो यानी हमारा जो समांगी पदार्थ बनना होगा तो उसमें पदार्थ यानी जो हमारा कैटालाइसिस होगा वह पूरी तरीके से उसमें मिल जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है। तो चलिए बच्चों हम पहले विषमांगी उत्प्रेरण आने से पहले एक समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि शीर्ष विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल जब बनाया जाता है तो वहाँ पे हम एक कैटालाइसिस यूज करते हैं, यानी उत्प्रेरक यूज करते हैं, कैटालाइटिक जिसे कहते हैं, वह हमारा होता है NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीर्ष विधि में अभिकारक SO2 और O2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तथा उत्प्रेरक NO और गैस अवस्था में होते हैं, अतः यह समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे जो हमारी क्रिया हो रही है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और ऑक्सीजन यह किस अवस्था में है, गैस अवस्था में। तो यहाँ हमारा जो उत्प्रेरक है वह भी किस अवस्था में, गैस अवस्था में। तो हम कह सकते हैं कि यह जो हमारी क्रिया हो रही है वह किस प्रकार की क्रिया है, समांगी उत्प्रेरण की क्रिया है। तो बच्चों आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारा जो अभिकारक की अवस्था और उत्प्रेरक की अवस्था वह क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तभी हम कहेंगे कि वह आपका जो क्रिया है वह किसका है, समांगी उत्प्रेरण का है, अन्यथा वह क्या हो जाएगा, विषमांगी हो जाएगा। तो बच्चों आपको इस बात की ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों अब आते हैं हम विषमांगी उत्प्रेरण पे। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं विषमांगी उत्प्रेरण, यानी विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है। तो देखिए बच्चों कहा जा रहा है कि जब किसी रासायनिक क्रिया में अभिकारक तथा उत्प्रेरक की प्रावस्था अलग अलग होती है अर्थात वे विषमांगी उत्प्रेरण बनाते हैं तो इस उत्प्रेरण को विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं तथा उत्प्रेरक विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है।
तो बच्चों आप समझे कि कहने का मतलब यह है, जब कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो जिसमें आपकी अभिकारक की जो अवस्था हो और उत्प्रेरक की जो प्रावस्था हो स्टेट, वह क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, तब उस उत्प्रेरण को हम क्या कहेंगे, विषमांगी उत्प्रेरण कहेंगे। तो हमने आपको बताया था जिस प्रकार से शीश कक्ष विधि से सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की। अब यहाँ देखिए हमारा अमोनिया जो बनता है, यानी अमोनिया हैबर विधि से अमोनिया बनाने की विधि, वह एक विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। कैसे, देखिए आपको नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से हमारा जो है आयरन कैटालिस्ट, जो हमारा आयरन होता है वह क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। यहाँ देखिए आयरन हम क्या लेते हैं, उत्प्रेरक लेते हैं। तो मॉलिब्डेनम भी होता है जो हमारा उत्प्रेरक वर्धक का काम करते हैं, इस बात को आप जानते होंगे। तो यहाँ देखिए हमारा जो नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है। हमारा यहाँ बनता है अमोनिया, यह हमारा गैस अवस्था में होता है। तो लेकिन हमें तो प्रोडक्ट से मतलब नहीं, लेकिन हमने आपको क्या होता है कि क्या कहा गया है विषमांगी उत्प्रेरण में, वह जब किसी रासायनिक क्रिया में अभिकारक तथा उत्प्रेरण की प्रावस्था अलग अलग हो, यानी जो हम यहाँ पे उत्प्रेरक लेते हैं उसकी अवस्था और यहाँ जो हमारा अभिकारक है इनकी अवस्था, दोनों की अवस्था क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, तब उसे हम क्या कहेंगे, विषमांगी उत्प्रेरण कहेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा जो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है वह किस अवस्था में, गैस अवस्था में, लेकिन हमारा जो यहाँ पे उत्प्रेरक है आयरन वह किस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा हैबर विधि से अमोनिया बनाने की विधि है वह एक क्या है, विषमांगी उत्प्रेरक का उदाहरण है। तो इसी प्रकार से बच्चों हम देखते हैं हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड बनाने में। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं हम कि हमने आपको बताया कि विषमांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल हमने देखा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया का बनना भी क्या है, एक विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। अब चलिए हम देखते हैं दूसरा जो हमारा उदाहरण है, और यहाँ पे तीसरा नंबर भी है। आप जानते हैं कि जब हम संपर्क विधि से हाइड्रोजन सल्फेट बनाते हैं, या कह सकते हैं आप H2SO4 जब हम बनाते हैं, तो वहाँ पे देखिए बच्चों हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन की क्रिया करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो हमारा क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा किस अवस्था में, गैस अवस्था में है, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह भी गैस अवस्था में। लेकिन हमारा जो उत्प्रेरक यहाँ यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है, वह किस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में, यानी ठोस अवस्था में है। तो आप कह सकते हैं यह जो क्रिया है सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलने की, यह भी हमारा एक विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। और हम कह सकते हैं यह जो हमारा उत्प्रेरक है, यानी वह क्या है, उत्प्रेरक PP है जिसका यूज किया गया है। अब यहाँ देखिए उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल, यानी इसका भी प्रयोग हम करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ दूसरा एग्जाम्पल V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की सहायता से हम इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, चाहे हम जब हम संपर्क विधि से हाइड्रोजन सल्फर बनाते हैं, तो चाहे हम इस विधि से हम क्या सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बना सकते हैं और इस विधि से भी बनाते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों इस क्रिया में भी हमारा क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या है, गैस अवस्था में है, लेकिन वैनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है वह किस अवस्था में है, सॉलिड ठोस अवस्था में, और यह हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना हुआ है। तो आप कह सकते हैं बच्चों कि यह दोनों भी अपक्रियाएं जो है वह क्या है, विषमांगी उत्प्रेरण के उदाहरण है। तो बच्चों आपने इस प्रकार से जाना कि समांगी उत्प्रेरण क्या होते हैं और विषमांगी उत्प्रेरण। तो हम आपको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि जो हमारा समांगी उत्प्रेरण होता है, यानी जब कोई अपक्रिया होती है तो उसमें अभिकारक और उत्प्रेरक की प्रावस्था जो होती है जब सेम अवस्था में होती है, तो हम कहते हैं वह अपक्रिया जो क्या है, समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। अगर वही अपक्रिया
जिसमें और वह क्रिया जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक की प्रावस्था सेम अवस्था में नहीं होती है, उसे हम कहते हैं कि वह विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। तो बच्चों, इस प्रकार से आप जाने कि आपका समांगी उत्प्रेरण क्या होता है और विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है। अब चलिए हम देखते हैं कि उत्प्रेरण की कार्यविधि के आधार पर उत्प्रेरण का वर्गीकरण, यानी इनके कार्य के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो बच्चों, इनकी कार्यविधि के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में वे कौन कौन से हैं? तो बच्चों, उसमें हमारा नंबर 1 आता है। तो उसमें नंबर 1 बच्चों हमारा यह आता है, वह होता है धनात्मक उत्प्रेरण। क्या होता है बच्चों? धनात्मक उत्प्रेरण, यानी आप जिसे कह सकते हैं पॉजिटिव कैटालाइसिस। और दूसरा हमारा होता है ऋणात्मक उत्प्रेरण। क्या होता है बच्चों? ऋणात्मक उत्प्रेरण। जिसे हम कहते हैं नेगेटिव कैटालाइसिस। और थर्ड नंबर होता है हमारा, वह होता है स्व उत्प्रेरण। क्या होता है बच्चों? स्व उत्प्रेरण। स्व उत्प्रेरण जिसे हम क्या कहते हैं? ऑटो कैटालाइसिस। और जो हमारा लास्ट नंबर जो है वह चौथा नंबर, वह हमारा है प्रेरित उत्प्रेरण। क्या है बच्चों? प्रेरित उत्प्रेरण। इसे बच्चे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव कैटालाइसिस। और जो दूसरा है उसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव कैटालाइसिस। और तीसरा हमारा होता है, वह होता है ऑटो कैटालाइसिस। और लास्ट नंबर जो है वह हमारा है इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। तो बच्चों, इनका जो गुण है अब इनके नाम में ही छिपा है, यानी जो हमारा इनका नाम है इनके आधार पर ही आप बता सकते हैं कि यह क्रिया में किस प्रकार से काम करेंगे। तो चलिए हम पहले इसको एक बार समझते हैं, उसके बाद उसको हम अलग से नंबर वाइज से पढ़ेंगे। तो बच्चों, धनात्मक उत्प्रेरण किसे कहते हैं? तो धनात्मक उत्प्रेरण बच्चों उसे हम कहेंगे जो किसी रासायनिक अपक्रिया में, जब कोई अपक्रिया हो रही हो तो उस अपक्रिया में अगर हम उत्प्रेरण मिलाते हैं, कोई उत्प्रेरक मिलाते हैं, तो वह उत्प्रेरक यदि अपक्रिया की दर को क्या करता है? बढ़ा देता है, तो उस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तथा इस घटना को क्या कहते हैं? धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। अब दूसरा नंबर क्या है? ऋणात्मक उत्प्रेरण, जिसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव कैटालाइसिस। तो इसका मतलब यह है वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई उत्प्रेरक मिलाने पर वह उत्प्रेरक उस अपक्रिया की गति को क्या कर देता है? मंद कर देता है, यानी कम कर देता है। तो उस उत्प्रेरक को हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। और तीसरा होता है स्व उत्प्रेरण, यानी कुछ अपक्रियाएं ऐसी होती हैं अगर उसमें कोई अपकारक हम डाल देते हैं या हमारा कोई पदार्थ बनता है तो उसमें कोई पदार्थ जो होता है स्वयं उत्प्रेरण का काम, उत्प्रेरक का काम करता है। यानी मान लीजिए कोई पदार्थ हम मिला के कोई भी उत्पाद बना रहे हैं, तो उसमें जब कोई दूसरा पदार्थ बनता है तभी वही पदार्थ आपका क्या करता है? उत्प्रेरक का काम करने लगता है और अपक्रिया की जो गति होती है वह अपने आप क्या होती है? तीव्र हो जाती है। तो उस प्रकार के अभिकर्मक को अब जो हमारा उत्प्रेरक होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्व उत्प्रेरक कहते हैं। और उस घटना को क्या कहा जाता है? स्व उत्प्रेरण कहा जाता है। इसके बाद बच्चों हमारा लास्ट नंबर जो है इंड्यूस्ड कैटालाइसिस, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रेरित उत्प्रेरक। यानी कुछ पदार्थ यानी कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जिसमें जब कोई अपक्रिया कराई जाती है तो उस अपक्रिया में मिलाने पर वह उस अपक्रिया को करने के लिए, यानी उस अपक्रिया को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऐसे प्रेरक को क्या कहा जाता है?
प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं और इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। तो चलिए अब हम एक एक को आराम से मतलब लिख कर उनके एग्जाम्पल से हम उसको समझते हैं। तो नंबर 1 हम पढ़ेंगे क्या, धनात्मक उत्प्रेरण। तो चलिए बच्चों हम समझते हैं कि हमारा धनात्मक उत्प्रेरण क्या होता है। देखिए कहा जा रहा है बच्चों, जब कोई उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है तो इसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं तथा इस घटना को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। इस बात को आप पहले ही जान चुके हैं। तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आपका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सहयोग से पानी बनने की जो घटना होती है, यानी पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, जल का निर्माण करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सहयोग से जो पानी बनने की क्रिया होती है वह क्या होती है, बहुत ही धीमी होती है। लेकिन जब उसमें हम क्या करते हैं, प्लेटिनम उत्प्रेरक मिला देते हैं तो क्या होता है, पानी बनने की जो दर होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सहयोग से वह बढ़ जाती है, यानी हमारा जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वह तेजी से बनने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम बच्चों कह सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे यूज किया गया है प्लेटिनम उत्प्रेरक यह क्या है, एक धनात्मक उत्प्रेरक है। इस प्रकार से अगर आपसे कोई पूछे कि पीटी किस प्रकार का उदाहरण है, पीटी किस प्रकार का उत्प्रेरक है, तो आप कह सकते हैं कि वह क्या है, धनात्मक उत्प्रेरक है। तो अब देखिए बच्चों इसी प्रकार से दूसरा है हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के सहयोग से जब हमारा अमोनिया बनाया जाता है तो अभी अमोनिया जो बनने की दर होती है वह क्या होती है, बहुत ही धीमी होती है। लेकिन जैसे ही हम इसमें क्या करते हैं, आयरन उत्प्रेरक मिला देते हैं तो इस अभिक्रिया की जो गति होती है वह क्या होती है, बढ़ जाती है। तो बच्चों कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको मिलाने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। उन्हीं पदार्थों को क्या कहा जाता है, धनात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से जाने आपकी धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं। अब चलिए हम आते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं कि हमारा ऋणात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो देखिए बच्चों कहा जा रहा है जब कोई उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को घटा देता है तो इस ऋणात्मक उत्प्रेरक तो इसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं तथा इस घटना को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। तो बच्चों हमने आपको पहले ही बताया जो कोई उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या करता है, कम कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। और उस घटना को क्या कहा जाता है, तो देखिए बच्चों जैसे कि यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया गया है, हमारा क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से जो जल बनने की क्रिया होती है, जल और ऑक्सीजन गैस, वह थोड़ी तेज होती है। लेकिन जैसे ही हम इसमें H3PO4 यानी फास्फोरिक अम्ल मिला देते हैं वह जो है उस अभिक्रिया की गति को क्या कर देता है, कम कर देता है, यानी घटा देता है। अगर अभिक्रिया तेजी से होती है तो उनको क्या कर देता है, उस प्रोडक्ट के रूप में चेंज होने से मतलब उनकी गति को कम कर देता है। और वह जो है जल और ऑक्सीजन पे बनने की क्रिया होती है वह बहुत धीमी हो जाती है। अब बच्चों देखिए हमारा दूसरा जो है CHCl3 यानी जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो है ऑक्सीजन के सहयोग से क्या बनाता है, हमारा CaCl2 जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम क्या है, फास्जीन है। लेकिन हम जैसे ही इस अभिक्रिया में एथेनॉल प्रेरक मिला देते हैं, यहाँ से हमारा क्लोरोफॉर्म से ऑक्सीजन सहयोग करता है तो हमारा जो फास्जीन बनने की क्रिया होती है वह क्या होती है, बहुत ही तेजी से होती है। लेकिन जैसे ही हम उसमें उत्प्रेरक एथेनॉल मिला देते हैं तो हमारा जो फास्जीन बनता है वह क्या होता है, फास्जीन बनने की क्रिया जो होती है वह कम हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि एथेनॉल मिलाने से अभिक्रिया की गति को क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम कह सकते हैं कि इन दोनों अभिक्रियाओं में H3PO4 यानी फास्फोरिक अम्ल और
जो हमारा इथेनॉल जो है ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो चलिए बच्चों आप देखते हैं तीसरा नंबर जो है स्व उत्प्रेरण। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं स्व उत्प्रेरण क्या होता है। तो देखिए बच्चों कहा जा रहा है कुछ रासायनिक अपक्रियाओं की प्रगति के फलस्वरूप, यानी कहने का मतलब यह है कि जब कोई अपक्रिया आगे बढ़ती है तो उसके फलस्वरूप बना उत्पाद ही स्वयं उत्प्रेरक के रूप में कार्य करके अपक्रिया की गति बढ़ाने लगता है। तो आपको हमने पहले ही बताया कि मतलब कुछ ऐसी क्रिया होती है जब क्रिया आगे बढ़ती है तो उसमें कोई ऐसा उत्पाद ही होता है जो अपक्रिया की गति को बढ़ाने का कार्य करने लगता है। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, स्व उत्प्रेरक कहते हैं तथा इस घटना को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा एक एग्जाम्पल लिखा गया है जो वह है एथिल एसीटेट का, यानी CH3COO C2H5। एथिल एसीटेट जब जल के साथ क्रिया करता है तो हमारा यहाँ क्या बन रहा है, इथेनोइक एसिड बन रहा है और आपका इथेनॉल बन रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ हमारे इस क्रिया में यह क्रिया पहले क्या होती है, बहुत ही स्लो होती है, यानी धीमी गति से होती है। लेकिन पहले जो हमारा यहाँ उत्पाद जैसे ही हमारा इथेनॉल बनता है तो इथेनॉल जो होता है क्या करता है, यह इस क्रिया की गति को बनाने में मदद करता है और इस क्रिया की गति को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो बच्चों आप कह सकते हैं कि जब इथेनॉल की क्रिया जल से कराई जाती है तो हम पे हमारा क्या बनता है, इथेनोइक एसिड बनता है और इथेनॉल बनता है। और इस क्रिया में हमारा जो इथेनॉल होता है वह क्या करता है, एक स्व उत्प्रेरण का काम करता है। तो बच्चों यह आपका क्या है, स्व उत्प्रेरण का एक उदाहरण है, आप कह सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं एक आपका जो है लास्ट नंबर वह है प्रेरित उत्प्रेरक, यानी कि प्रेरित उत्प्रेरक किसे कहते हैं। तो चलिए बच्चों आप देखते हैं कि स्व उत्प्रेरक, सॉरी हम लोग प्रेरित उत्प्रेरक पढ़ रहे हैं। प्रेरित उत्प्रेरण, और यहाँ पे हमने आपको बहुत मिस्टेक कर दी, इसको आप समझ जाएंगे। यह जो हमारा क्या होता है, इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि प्रेरित उत्प्रेरण क्या होता है। तो कहा जा रहा है यदि कोई दो रासायनिक क्रियाएं एक साथ चल रही हो तो कुछ परिस्थितियों में कोई एक क्रिया दूसरी अपक्रिया उत्प्रेरित कर गति को बढ़ा देती है, तो इस प्रकार की अपक्रिया को प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहा जा रहा है बच्चों, यानी जब कोई अपक्रिया, यानी जब कोई एक अपक्रिया पे नहीं, एक अपक्रिया की बात नहीं की जा रही, यानी दो अपक्रिया एक साथ हो रही हैं, तो उनमें से क्या होता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें आपकी कोई एक अपक्रिया क्या करती है, दूसरी अपक्रिया को अपनी गति को बढ़ाने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। और जब कोई अपक्रिया अपनी गति को बढ़ाती है तो उससे दूसरे की भी गति क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रेरित। इस प्रकार की अपक्रिया को प्रेरित उत्प्रेरक, यानी जो उत्प्रेरक इस प्रकार की अपक्रिया की गति को क्या करता है, बढ़ाता है, उससे हम क्या कहते हैं, प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। और इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रेरित उत्प्रेरण कहा जाता है। तो बच्चे बस आज से क्लास यहीं पे समाप्त होता है और इसके आगे हम इसके आगे पढ़ेंगे। और आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।